अब तक आप लोगों ने सुना, प्रणव और नताशा को उनका कमरा दिखा देता है और दोनों उस कमरे में चले जाते हैं और जैकी दूसरे सर्वेंट के साथ चला जाता है और शोभा जी भी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए किचन की तरफ चली जाती हैं। सभी का इस तरह से नैना को देखकर जाना मन्नत को अच्छा नहीं लगता और नैना की भी आंखों में नमी आ जाती है। अब आगे प्रेम अपनी गुड़गांव वाली साइट पर पहुंच गया था और प्रेम के पहुंचते ही पूरे इलाके को प्रेम के बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया था। प्रेम की सिक्योरिटी के लिए पूरे बॉडीगार्ड्स तैनात है और सारे वर्कर्स को भी बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। प्रेम गाड़ी से अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए बाहर निकलता है और बाहर निकलने पर अपने सूट के बटन को खोल देता है। प्रेम अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले पहले पूरी साइट को देखता है और तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर सबसे पहले प्रेम को ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून सर। प्रेम, कहाँ है वह सारे वर्कर? मैनेजर, आइए सर, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। और प्रेम मैनेजर के साथ चला जाता है और थोड़ी ही दूर चलने पर प्रेम देखता है कि साइट की दूसरी तरफ 50-60 आदमी धरने पर बैठे हुए थे। सारे लोग अपने चेहरे पर असमंजस के भाव लिए प्रेम को देखने लगते हैं, क्योंकि उन मजदूरों में से किसी ने भी प्रेम को नहीं देखा था। हालांकि प्रेम की न्यूज़ आए दिन ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ करती थी और प्रेम की फोटोज बिजनेस की सबसे महंगी मैगजीन में छापा करती थी, लेकिन फिर भी मजदूर असमंजस के भाव लिए प्रेम को देख रहे थे। तभी मैनेजर बोलता है, हमारे बॉस प्रेम सिंघानिया जिनसे आप मिलना चाहते थे। और ये सुनते ही सारे मजदूर हैरानी से प्रेम को देखने लगते हैं और फिर सारे मजदूर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। प्रेम अपना चश्मा हटाता है और प्रेम के साथ आए उसकी पर्सनल असिस्टेंट चश्मा प्रेम के हाथ से ले लेती है। प्रेम अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले उन मजदूरों से बोलता है, तो बताएं क्यों मिलना चाहते थे आप लोग मुझसे? मैं जानता हूं कि एक मजदूर की मौत हुई है हमारी साइट पर, लेकिन कंपनी उस मजदूर की पूरी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए तैयार है और हमारी कंपनी उस परिवार का खर्चा तब तक उठाएगी जब तक कि उस परिवार में कोई उस परिवार का खर्चा उठाने लायक नहीं हो जाता। और मजदूर की परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी कंपनी उठाएगी और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें हमारी कंपनी जो भी ऑफर करी थी। और इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए? क्यों आप साइट का सारा काम रोककर धरने पर बैठे हुए हैं? क्यों जिद लगाकर बैठे हैं कि मैं आपसे मिलने आऊँगा? बताएं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रेम की बात सुनकर मजदूरों की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और कुछ मजदूर प्रेम के सामने से हट जाते हैं और उनके पीछे से एक 24 से 25 साल की औरत अपने साथ 2 बच्चे लिए आगे आती है। एक बच्चा तकरीबन 4-5 साल का होगा और एक बच्चे को उसने अपनी गोद में ले रखा था और वो शायद 2 से 3 महीने का होगा। औरत दिखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही सुंदर भी थी, लेकिन इस पल उस औरत की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका रूप, उसका श्रृंगार उससे छिन चुका था। औरत प्रेम के सामने आती है और फिर घुटनों के बल बैठकर अपने बच्चे को प्रेम के कदमों में रख देती है और खुद अपना सर भी प्रेम के कदमों में झुका देती है। प्रेम एक कदम पीछे हट जाता है और फिर उस औरत को उसके कंधे से पकड़कर खड़ा करता है। कुणाल भी प्रेम के बराबर में ही खड़ा था। कुणाल अपने नर्म भाव से उस औरत से बोलता है, देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है आप हमें ऐसे ही बता सकती हैं। लेकिन तब भी औरत कुछ नहीं बोलती और पर रोने लगती है। और तभी उन मजदूरों में से एक मजदूर जिसकी उम्र 45 से 50 के करीब की होगी, वो आगे आता है और हाथ जोड़कर बोलता है, साहब, ये मेरे बेटे की बहू है और ये बोल नहीं सकती। मेरा नाम अमरपाल है और आपके यहाँ पर जो मजदूर मरा है वो मेरा बेटा अशोक था। और ये बोलते हुए अमरपाल का गला भर आता है और अमरपाल की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अमरपाल जी अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करके खुद को संभालते हुए बोलते हैं, साहब, मैं और मेरा बेटा आपकी कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। फिर अमरपाल जी हाथ जोड़कर प्रेम के पैरों में बैठ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते रोते हुए ही बोलते हैं, साहब, मेरा बेटा मार नहीं है, उसे मारा गया है। प्रेम और कुणाल दोनों ही उस बुजुर्ग आदमी को उठाते हैं तो वह आदमी हाथ जोड़कर रोते हुए बोलता है, साहब, मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला इन लोगों ने। ये बोलते हुए अमरपाल जी मैनेजर की तरफ उंगली उठा देते हैं और प्रेम और कुणाल दोनों ही मैनेजर को देखने लगते हैं। मैनेजर, नहीं नहीं सर, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सभी मजदूर ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मजदूर अपनी गलती से मरा है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं सर, ये हमारी कंपनी को बदनाम करना चाहते हैं। प्रेम का चेहरा एकदम शांत था। प्रेम बहुत ही शांति से दोनों तरफ की बातें सुन रहा था, लेकिन कुणाल को मैनेजर पर गुस्सा आ रहा था। अमरपाल जी,
नहीं नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा है, इस मैनेजर ने और इसके साथ उस यूनियन लीडर ने, दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा है। प्रेम के चेहरे पर एकदम शांत भाव देखकर मैनेजर को लगता है कि शायद प्रेम उन मजदूरों की बातों पर यकीन नहीं कर रहा और इसीलिए मैनेजर का हौसला भी बढ़ जाता है। मैनेजर, सर मैं पिछले 6 महीने से आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड में मेरे काम में हमेशा आपको तारीफ ही सुनने को मिली होगी। मैं अपना काम दिल लगाकर करता हूँ सर, और ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। क्यों बुढ़े, तेरे दिन खत्म हो गए हैं जो तू मुझसे पंगा ले रहा है। मैनेजर की बात पर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है और कुणाल कुछ कहने ही वाला होता है कि प्रेम हाथ दिखाकर रोक देता है, और इस बात से मैनेजर को और भी ज्यादा खुशी मिलती है, ये सोचकर कि प्रेम उसका साथ दे रहा है, और इसी के साथ बाकी मजदूरों की जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। और फिर सभी मजदूरों को गुस्सा आता है और सभी मजदूर एक साथ बोलते हैं, नहीं नहीं साहब, ये मैनेजर झूठ बोल रहा है और इसके साथ वो यूनियन लीडर भी एक नंबर का घटिया और झूठा इंसान है। और सारे मजदूर बेकाबू होकर उस मैनेजर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रेम के बॉडीगार्ड्स उन सभी आदमियों को घेर लेते हैं और आगे आने से रोक देते हैं। सभी बॉडीगार्ड्स के हाथ में बंदूकें थी, इसीलिए मजदूर आगे नहीं आते और पीछे ही रुक जाते हैं। लेकिन सभी मजदूरों की आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। प्रेम जो अपने होठों पर इतनी देर से खामोशी लिए खड़ा था, फाइनली वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, तो आप सभी का कहना है कि मैनेजर और यूनियन लीडर ने मिलकर अशोक को मारा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अशोक को इन लोगों ने क्यों मारा है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मैनेजर और यूनियन लीडर ने अशोक को मिलकर मार डाला। तभी एक 30 साल की औरत आगे आते हुए बोलती है, साहब मैं बताती हूँ। साहब मेरा नाम ज्योति है और मैं आपकी ही कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। आप ही की कंपनी से हमारे घर का चूल्हा जलता है, इसीलिए साहब आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। साहब आपकी कंपनी से हमें कोई शिकायत नहीं है और आपके लिए काम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, क्योंकि आपकी कंपनी में हमें हमेशा ज़रूरत के समय पर सहारा दिया है। हमारी तनख्वाह हमें समय से मिल जाती है और समय समय पर हमें बोनस भी मिल जाता है। हमें आपकी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है साहब, और अब से 6 महीने पहले तक भी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब से यह नई मैनेजर साहब आए हैं तब से इन्होंने हमारी जिंदगी हराम करती है। साहब आपकी कंपनी में हम काफ़ी सारी औरतें काम करती हैं, लेकिन आज तक हम पर किसी ने बुरी नज़र नहीं डाली। लेकिन जब से यह यूनियन लीडर और मैनेजर साहब आए हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। और काम्या के मामले में तो इन्होंने हद ही कर दी, उसके पति को मार डाला साहब। काम्या अशोक की पत्नी। साहब काम्या हमारे साथ काम नहीं करती, लेकिन काम्या अपने ससुर और अपने पति के लिए दोपहर में खाना लेकर आया करती थी, और एक दिन इस घटिया मैनेजर की नज़र हमारी भोली भाली काम्या पर पड़ गई और तब से ही यह घटिया आदमी काम्या के पीछे पड़ गया। और 4 दिन पहले इस घटिया मैनेजर ने काम्या को धोखे से अपने केबिन में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे काम्या वहां से बचकर निकल गए हैं। और जब ये बात अशोक को पता चले तो अशोक ने गुस्से में आकर मैनेजर के साथ झगड़ा कर लिया, और अशोक ने मैनेजर को बोला था कि इस मैनेजर की शिकायत आपसे करेगा। और जब ये बात हम सबको पता चले तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम अपनी शिकायत यूनियन लीडर से करते हैं, और हम अपनी शिकायत लेकर यूनियन लीडर के पास गए तो यूनियन लीडर ने मैनेजर का साथ देते हुए ही यूनियन लीडर्स के कुछ आदमियों ने मिलकर अशोक को बहुत मारा था और काम्या के साथ बदतमीजी की। अगर उस दिन हम सभी लोग समय पर ना पहुंचे होते तो शायद उस दिन काम्या 4 से 5 लोगों की दरिंदगी का शिकार बन चुकी होती। हम अशोक को अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी अशोक ने मैनेजर और यूनियन लीडर को धमकी दी कि अगले दिन वह उन दोनों की शिकायत आपसे कर देगा। तभी मैनेजर और यूनियन लीडर ने हम सबके सामने कहा था कि कल की सुबह का सूरज तेरी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। शिकायत तो तू कब करेगा, जब तू जिंदा बचेगा साहब। और अगली सुबह ऐसा ही हुआ। सुबह के 5 बजे ही कुछ आदमी अशोक को जबरदस्ती उसके घर से अपने साथ ले आए, और जब हम सब लोग काम पर आए तो अशोक की लाश हमें लिफ्ट में मिली थी। अमरपाल जी वापस से प्रेम के कदमों में बैठकर बोलते हैं, साहब हमें पैसा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। आपकी कंपनी को हमने पिछले 10 साल दिए हैं। हमारे काम की वजह से आपने अब तक ना जाने कितने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन साहब अब आपकी बारी है। हमारे लिए कुछ करने की। एक बूढ़ा आदमी आपके सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांग रहा है। साहब हमने सुना है कि आपकी भी एक बहन है, देखिए इस बच्ची को, ये बच्ची भी आपकी बहन की उम्र की ही है। इसके सामने तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है।
कैसे गुजारेगी अपनी पूरी जिंदगी अकेले। परिवार तो आपकी कंपनी संभाल लेगी, बच्चों को भी आपकी कंपनी पाल देगी, लेकिन साहब क्या इस औरत के पति की कमी आपकी कंपनी पूरी कर देगी? अरे साहब, ये बच्ची तो बोल भी नहीं सकती, कैसे अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के बगैर गुजारेगी? आप भी तो शादीशुदा हैं ना। अगर आपका हमसफर आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, भगवान ना करे आपकी पत्नी भी इस दुनिया में ना रहे, तो क्या आप जी पाएंगे उसके बगैर? एपिसोड _74। अब आगे। इनफ। प्रेम गुस्से में दहाड़ हुए बोलता है। प्रेम की आंखें गुस्से से ब्लड शॉट जैसी रेड हो जाती हैं। प्रेम को इतने गुस्से में देखकर सभी डर जाते हैं। प्रेम गुस्से में चिल्लाता है, जियान। जियान जल्दी से प्रेम के सामने आता है। प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, ढूंढ कर निकालो उस यूनियन लीडर को और इस मैनेजर का मुंह खुलवा। जियान, यस सर। जियान दो बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है और बॉडीगार्ड जियान के इशारे को समझकर आगे आते हैं और जियान अपना फोन निकालकर थोड़ा सा अलग साइड में चला जाता है और फिर दो बॉडीगार्ड्स 2 चेयर लेकर आते हैं और वहां पर रख देते हैं। कुणाल और प्रेम चेयर पर बैठ जाते हैं। प्रेम किसी राजा की तरह वहां पर बैठा हुआ था और प्रेम को देखकर बाकी मजदूर भी अपने हाथ बांधकर बैठ जाते हैं और फिर 2 बॉडीगार्ड्स मैनेजर को पकड़ लेते हैं। मैनेजर एकदम से डरकर हड़बड़ा जाता है और बॉडीगार्ड से छूटने के लिए झटपट आने लगता है और फिर मैनेजर डरते हुए बोलता है, सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाना चाहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तभी दोनों बॉडीगार्ड्स मैनेजर के पीछे से घुटनों पर वार करते हैं, जिससे मैनेजर घुटनों पर बैठ जाता है और फिर दोनों बॉडीगार्ड से उस मैनेजर को बुरी तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन मैनेजर मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोलता। और दूसरी तरफ मैनेजर को इतना मार खाते हुए देखकर सभी मजदूरों की आंखों में जैसे सुकून उतर रहा था। काम्या अपनी आंखों में दर्द लिए उस मैनेजर को मार खाते हुए देख रही थी और अमरपाल जी भी अपनी आंखों में बेबसी के आंसू लिए उस मैनेजर को मार खाते हुए देख रहे थे, लेकिन मैनेजर कुछ नहीं बोल रहा था और मैनेजर को कुछ न बोलते हुए देखकर प्रेम का सब्र का बांध टूट रहा था। प्रेम का गुस्सा हर बीते सेकंड के साथ पड़ रहा था और फिर वही पल आता है जिस पल प्रेम का सब्र का बांध टूट जाता है। प्रेम अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को रगड़ता है और फिर एकदम से एक टेबल पर रखे हैमर को उठाता है और बॉडीगार्ड्स को एक झटके में हटाकर मैनेजर का हाथ पकड़कर एक पत्थर पर रखता है और जोर से उस हथौड़े को मैनेजर के हाथ पर मारता है, जिससे उस मैनेजर की एक दर्दनाक चीख पूरी साइड पर गूंज जाती है और मैनेजर की हथेली तो किसी बलून की तरह फट गया था और इसी के साथ सारे मजदूरों ने आंखें बंद कर ली थी और तभी 2 बॉडीगार्ड यूनियन लीडर को भी घसीटते हुए लेकर आ रहे थे और यूनियन लीडर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसके सर से, कंधे से और पैरों से खून निकल रहा था। चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे और आंखें तो जैसे काली पड़ चुकी थी। दोनों बॉडीगार्ड उस यूनियन लीडर को भी प्रेम के पास लाकर पटक देते हैं। प्रेम अपने गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। प्रेम उस यूनियन लीडर को देखकर एक जोरदार लात उसके पेट में मारता है। यूनियन लीडर एकदम दर्द से अपने पेट को पकड़कर बैठ जाता है तो प्रेम हथौड़ा उसके सर में दे मारता है, या तो तुम दोनों अपना मुंह खोलो वरना इस बिल्डिंग की नींव तुम दोनों की लाश के ऊपर रखवा दूंगा मैं और तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं करूंगा, जिंदा ही तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। प्रेम चिल्लाते हुए बोलो। यूनियन लीडर तो सर पर हथौड़ा लगने की वजह से आधमरा हो गया था और मैनेजर भी अपने हाथ के दर्द की वजह से तड़प रहा था, लेकिन प्रेम के गुस्से की दहाड़ सुनकर मैनेजर अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोलता है, ये लड़की जो कि यहाँ पर दोपहर में अपने पति अशोक और अपने ससुर के लिए रोज खाना लेकर आती थी और मैं इसे रोज देखा करता था, इसकी खूबसूरती मुझे भाग गई थी। खूबसूरती में मैं मदहोश हो रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत इसकी करीब जाने की नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि ये लड़की गूंगी है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसके साथ कुछ कर भी लूँगा तो ये लड़की किसी को कुछ बता नहीं पाएगी और इसीलिए मैंने इस लड़की को एक दिन धोखे से अपने केबिन में बुलाया। मैंने इस लड़की को बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। मैंने इससे कई तरीकों से मनाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की नहीं मानी और छोटी लड़की नहीं माने तो मैंने उसके साथ। इतना बोलकर मैनेजर चुप हो जाता है, लेकिन तभी उसकी एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। क्योंकि प्रेम ने मैनेजर के उसी हाथ को जोर से पकड़ लिया था जिस पर प्रेम ने हथौड़े से वार किया था। तेरी खामोशी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसीलिए अब तेरा मुंह बोलते बोलते बंद नहीं होना चाहिए।
मैनेजर दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिल देता है और आगे बोलने लगता है, मैंने इसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन ये लड़की मुझे धक्का देकर वहां से बचकर भाग निकली और इसमें अपने पति अशोक को सब कुछ बता दिया और अशोक मुझसे लड़ने के लिए मेरे केबिन में आ गया था। मैंने पहले ही 2-3 आदमी बुला रखे थे और उनसे अशोक को पिटवा कर वहां से भगा दिया था, लेकिन अशोक उसके बाद यूनियन लीडर के पास जरूर जाएगा। इसीलिए मैंने इस यूनियन लीडर को भी अपने साथ मिला लिया और इससे इस लड़की का लालच भी मैंने यूनियन लीडर को दिया था और अगले दिन अशोक अपनी पत्नी के साथ ही यूनियन लीडर के पास पहुंच गया। ये यूनियन लीडर तो मुझसे भी बड़ा ठरकी था। पहली नज़र में ही इस यूनियन लीडर की नीयत इस लड़की पर बिगड़ गई और इसने वहीं पर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर ये सारे मजदूर आ गए। सारे मजदूर बाहर ही खड़े थे, हमें नहीं पता था, और इन सब ने मिलकर अशोक और उसकी पत्नी को बचा लिया। लेकिन अशोक ने जाते वक्त हमें धमकी दी थी कि वो आपको सब कुछ बता देगा, और इस बात से हम सब डर गए। इसीलिए हमने रात में प्लान बनाया कि सुबह सुबह ही हम अशोक को मार डालेंगे। इसीलिए हमने अगली सुबह 5 बजे ही अशोक को उसके घर से उठवा लिया और यहाँ पर ले आए। फ्लैशबैक, 2 लोग अशोक को पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लेकर आ रहे थे। अशोक के पूरे जिस्म पर काफी सारे चोट के निशान थे। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर दोनों आदमी अशोक को बहुत बुरी तरीके से धक्का देते हैं। अशोक नजर उठाकर ऊपर देखता है तो वहां पर मैनेजर और यूनियन लीडर के साथ 8-10 आदमी और थे। तभी मैनेजर आगे आता है और अशोक के मुंह पर लात मारते हुए बोलता है, हाँ तो तू क्या कह रहा था कि तुम हमारी शिकायत प्रेम सर से करेगा? हाँ तो तू क्या कह रहा था कि तुम हमारी शिकायत प्रेम सर से करेगा? इतना बोलकर मैनेजर अशोक के मुंह पर और पेट पर लात ही लात मारने लगता है। तुझे क्या लगता है प्रेम सिंघानिया तेरे जैसे मजदूर की शिकायत सुनने के लिए बैठा है? अरे प्रेम सिंघानिया से मिलने के लिए बड़े से बड़े बिजनेसमैन को 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर प्रेम सिंघानिया से मिलने का मौका मिलता है। अरे तेरे जैसे मजदूर तो प्रेम सिंघानिया की परछाई को भी नहीं छू सकते। और फिर मैनेजर अशोक का मजाक उड़ाते हुए सबकी तरफ देखकर बोलता है, और यह एक मामूली सा मजदूर प्रेम सिंघानिया से मिलने जाएगा, उससे हमारी शिकायत करेगा। फिर मैनेजर अपनी आंखों में हवस और अपने चेहरे पर गंदी सी स्माइल लिए अशोक को बोलता है, शिकायत करने पर तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम हमारी बात मानेगा तो हम तुझे बहुत सारे पैसे देंगे। इतने पैसे कि तुमने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन बस हमारी शर्त है, तुझे हर रोज अपनी बीवी को हमारे पास भेजना होगा। अरे वो तो वैसे भी गूंगी है, किसी को क्या ही कुछ बताएगी। और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैनेजर की बात पर अशोक को भी गुस्सा आ जाता है और अशोक गुस्से में मैनेजर के ऊपर थूकते हुए बोलता है, तुम जरूर किसी गटर की पैदाइश है। अरे तुझसे तो गटर में रहने वाला कीड़ा भी ज्यादा साफ होगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ से मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं अपने बूढ़े पिता और अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरी मौत मेरी मौत से कहीं गुना ज्यादा भयानक होगी। अशोक की हरकत और अशोक की कही गई बातें मैनेजर को बहुत गुस्सा दिला देती है और मैनेजर पास में रख रखा सरिया उठाता है और अशोक के सर में दे मारता है। सरिया एक ही बार से अशोक का सर फट जाता है और अशोक खुद को संभाल नहीं पाता। अशोक अपने कदम पीछे लेते हुए बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है और जहां पर अशोक गिरता है वहां लिफ्ट होती है। मैनेजर और यूनियन लीडर दोनों ही छत के किनारे खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं जहां अशोक गिरा था। अशोक अब तक मर चुका था। मैनेजर अशोक को देखते हुए बोलता है, मर गया साला। तभी यूनियन लीडर बोलता है, मर तो गया है लेकिन हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि जल्द ही यहाँ पर मजदूर आने शुरू हो जाएंगे। और फिर यूनियन लीडर और मैनेजर और उनके साथ आए 8 से 10 लोग भी नीचे आते हैं। लेकिन जब तक वह नीचे पहुंचते हैं मसूर आने शुरू हो गए थे और उन्होंने अशोक की लाश को भी देख लिया था। तभी मैनेजर यूनियन लीडर को बोलता है, अब क्या करें, यहाँ पर तो सभी मजदूरों ने अशोक की लाश को देख लिया है। तभी यूनियन लीडर कुछ सोचते हुए बोलता है, सभी लोग यहाँ से निकलो, बोल देंगे कि लिफ्ट खराब हो गए थे और लिफ्ट में सामान ले जाते हुए लिफ्ट गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। वैसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, हादसे तो होते रहते हैं। तभी यूनियन लीडर अपनी एक आदमी से लिफ्ट की रस्सी को कटवा देता है। मजदूर अशोक की लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी कोई जल्दी से भागकर अशोक के घर जाता है और अशोक के पिता और उसकी पत्नी को सब कुछ बताता है तो दोनों ही अपना सब कुछ छोड़कर बेहाल से
साइड की तरफ भागते हैं और जैसे ही दोनों अपनी आंखों के सामने अशोक की लाश को देखते हैं तो टूटकर जैसे बिखर जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते। फ्लैशबैक एंड अपने बेटे की मौत का सच जानकर अमरपाल जी संभल नहीं पाते और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। और ऐसा ही हाल कुछ काम्या का भी था। काम्या को भी दो औरतों ने संभाल रखा था और काम्या भी फूट फूट कर रो रही थी। अपने पति की मौत की सच्चाई जानकर काम्या में गुस्से में खड़ी होती है और एक लोहे की रोड को उठाती है और उस मैनेजर के सर पर बहुत जोर से वार करती है, जिससे मैनेजर का सर फट जाता है और उसके सर से खून पानी की तरह बहने लगता है। जो गुस्सा काम्या की आंखों में था, बाकी मजदूरों की आंखों में भी मैनेजर और यूनियन लीडर के लिए वही गुस्सा था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।